जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जो है करंट अफेयर जो है पढ़ेंगे 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक की, यानी कि जो रात में 10 अप्रैल की रात का तक का ये जो है वीडियो आपके लिए होगा। इसमें 7 से 11 अप्रैल तक का जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे रहे होंगे उन सबका मैं एनालिसिस करूँगा, न्यूज़ को पढ़ूँगा। और मुझे क्या है, मैं तो कहीं पे भी न्यूज़ को पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आज का सबसे पहले मोटिवेशन बता देता हूँ। तो वैसे तो मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता हूँ, बट कभी भी मोटिवेशन लाता हूँ तो काम का ही लाता हूँ, फालतू का हवा हवाई नहीं भी फेंकता हूँ। कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि आपके इंसान के होने का, जो एग्जिस्टेंस होने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है आपका ह्यूमन का जो माइंड है उसको डेवलप किया जाए। यदि आप अपने माइंड को डेवलप करते हो तो आपकी मानवता यही आपकी परिचायक बनती है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो मैं आज की न्यूज़ स्टार्ट करूं पढ़ना, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो न्यूज़ है ये आपको जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ये सारी न्यूज़ें आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। अब बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ निकल के आ रही है बी की तरफ से। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी इंडिया में ट्रायोपॉली चल रही है। ट्रायोपॉली का बोले तो एयरटेल, वोडाफोन और जो जियो है, इन्हीं का जो है दबदबा चल रहा है। लेकिन जो एयरटेल और जो जियो हैं ये तो कांटे की टक्कर दिए हुए हैं, लेकिन बी की यहाँ पे हालत कुछ अच्छी नहीं है। बी ने फाइनली अपने बोर्ड मेंबर से अप्रूवल मांगा है कि हम जो है फंड उठाना चाहते हैं। किससे? आदित्य बिरला ग्रुप से। तो बी के पास पैसा कम बचा है, कर्जा है कंपनी पे, और उस कर्जे की भरपाई के लिए बी ने जो है अपने बोर्ड से परमिशन मांग ली है कि अब बी जो है 2075 करोड़ रुपए का जो फंड है वो जो है पैसा उठाएगा। कहाँ से? आदित्य बिरला ग्रुप की ओर से। तो ये पहली न्यूज़ आज की थी, और इसको आप पढ़ना चाहें डिटेल में तो आप पढ़ सकते हो। बी जो है, बी ने अपने बोर्ड अप्रूवल मांग लिया है, और बी जो है वो 2075 करोड़ रुपए आदित्य बिरला ग्रुप से उठाएगा ताकि अपने जो कर्जे हैं उनका भुगतान कर सके। वहीं पे अगली न्यूज़ निकल के आ रही है जियो की तरफ से। जियो ने मैं आपको बता दूं कि जियो ने जो है हाल ही में 40% का गेन किया है अपने यूजर्स में। जी हाँ, 40% का जो है गेन किया है, यानी कि 40% अतिरिक्त यूजर जियो के इस साल जुड़े हुए हैं। और जो ये यूज़र हैं, अगर बात की जाए तो 382 मिलियन यूज़र हो चुके हैं एयरटेल के, 426 मिलियन यूज़र हो चुके हैं जियो के, 193 मिलियन यूज़र हैं बी के, 48 मिलियन यूज़र हो चुके हैं बीएसएनएल के। ये जो है फरवरी 2024 का आंकड़ा है। 40% ग्रोथ देखने को मिला है जियो के जो यूजर्स हैं उनमें जोड़ा है जियो ने। और वाकई में सही भी है। मैं देखता हूँ कि जियो का नेटवर्क बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, 5G। और ये जो इफ़ेक्टिविटी नेटवर्क की है, जो उनका कदम है, हालांकि कई एरिया में है, लेकिन जियो मुझे ज़्यादा ठीक लगता है इन कंपेरिजन टू एयरटेल। तो ये जियो का बात था। फिलहाल अगला जो है बात आ रही है डॉट की तरफ से। डॉट ने यहाँ पे जो है एक रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें ये कहा गया है कि बहुत जल्द आप जो है, अभी तक आपके घर पे जो टेलीविज़न होती थी वो D2H वाली होती थी। D2H का मतलब होता है डायरेक्ट टू होम, यानी कि सीधे आपके घर में जो है आपके टीवी चैनल्स FM के तौर पे चलने लगते हैं, फ्रिक्वेंसी की रेंज पे चलने लगते हैं। अभी अभी जो है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने जो है रिकमेंड किया है डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विसेज का। डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विसेज क्या होती हैं तो मैं आपको बता दूं। जैसे अभी आप टेलीविज़न में जो है जितने भी टीवी के कार्यक्रम देखते हो ना, सपोज कीजिए वही टीवी के चैनल यदि आपके मोबाइल फ़ोन में डायरेक्ट बिना किसी इंटरनेट की कनेक्टिविटी के दिखने लगें तो ऐसा ही कुछ जो है सजेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो है रिकमेंडेशन दिया है कि जो मोबाइल पे जो है आप टीवी को दिखाइए और D2M कीजिए, डायरेक्ट टू मोबाइल कीजिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा ये नुकसान ये है कि इससे जो है मोबाइल के प्राइस बढ़ेंगे, और मोबाइल में चूंकि एक नई टेक्नोलॉजी डालनी पड़ेगी, एक नई चिप डालनी पड़ेगी, इससे मोबाइल की कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये जो है सजेशन फ़िलहाल अभी हुआ है, तो देखते हैं ये इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है, या कब होता है, कैसे होता है। तो ये मैंने आपको बता दी। ये है D2M टेक्नोलॉजी, जिसमें जो है मोबाइल पे आप टेलीविज़न को देख पाओगे।
लेकिन इससे जो है नई चिप लगाने से मोबाइल की कॉस्ट में महंगाई आने वाली है। और जो 5G तो वैसे भी चल रही है, तो बढ़िया मोबाइल में सपोर्ट करेगा। हालांकि इसके लिए अलग फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है। वहीं पे अगली न्यूज़ निकल के आ रही है चीतल की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं, चीतल जो है एक एनिमल है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो बोस आइलैंड पे केंद्रित है। यदि मैं आपको बता दूं तो बोस आइलैंड क्या है, तो अंडमान निकोबार पे, अंडमान निकोबार आइलैंड पे जो सुभाष चंद्र बोस हमारे थे, उनका ही नाम से जो है बोस आइलैंड को रखा गया है। क्योंकि उन्होंने ही, सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज को लेकर आए थे, ये उधर ही तरफ से आए थे, अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ से। तो उसका नाम बोस आइलैंड है। वहाँ पे एक प्रजाति पाई जाती है चीतल की। तो वो चीतल की प्रजाति जो है इस समय काफ़ी नुकसान पहुँचा रही है वहाँ के क्षेत्र को। जैसे जो है कुछ डैमेज कर रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि नुकसान हो रहा है वहाँ पे। तो भारत सरकार ने सोचा है कि अब जो है चीतल को जो है रीलोकेट किया जाएगा, यानी किसी दूसरी जगह पे छोड़ा जाएगा, ताकि जो है, और 500 ये जो है डियर हैं, चीतल जो है, ये एक तरीके से हिरण जो है, ये 500 अप्रॉक्स हैं, इनको रीलोकेट किया जाएगा। क्योंकि इन्वेजन ये कर रहे हैं, मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं वहाँ पे लोगों को नहीं, मतलब जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये जो है इनकी ट्रांसलोकेशन होगी। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है इनको एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह पे छोड़ा जाएगा। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किसी भी जानवर की ट्रांसलोकेशन की जा सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे छोड़े जा सकते हैं। और ये जो है चीतल एक हिरन है, और ये जो है इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में जो है ये लीस्ट कंसर्न की लिस्ट में रखा गया है, यानी कि इस पर इतना ज़्यादा खतरा है नहीं इस प्रजाति पे। अगला जो है आर्टिकल निकल के आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज एट स्टेक। यानी कि अभी जो देश में आपने देखा होगा कि अभी देश में जो है आपने देखा होगा कि जो तमिलनाडु के CM हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है। किस वजह से? क्योंकि जो है उन पे एलिगेशन लगे हैं करप्शन के, भ्रष्टाचार के। आखिर ये क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी जो है ये एक तरीके का जो है तरीका है, जो संविधान की जो इंडियन जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। दरअसल आप किसी देश, किसी स्टेट के CM को कभी भी उठा करके आप जेल में डाल देते हो, जैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना। आप जो है झारखंड के चाहे CM हो हेमंत सोरेन, उनको जेल में डालना, फिर उनकी पत्नी के द्वारा जो है वो सत्ता संभालना। फिर चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के द्वारा सत्ता को संभालना। एक देश का केजरीवाल, जो एक राज्य का केजरीवाल की कोई कीमत है कि नहीं है? एक राज्य के एक CM की, जो चीफ मिनिस्टर है, जिसको लोगों की जनता ने चुना है, उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी क्यों नहीं देता है? मतलब एक जनता का चुना हुआ नेता, उस पर जरा सा एलिगेशन लगा करके आप उस पर जो है उसके पद पे रहते हुए आप उसके खिलाफ कैसे चार्ज ऑफेंस कर सकते हो? तो एक बहुत बड़ा सवाल अब देश में उठ के आ रहा है कि ऐसे अगर सारे CM जाते रहेंगे तो ये बहुत देश की इमेज बहुत ख़राब होगी। कि सारे CM जो है, CM होते हुए आप जो है जेल में जा रहे हो, फिर जो है आपको कोई बेल नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। यदि आप लीगल तरीके से आप सत्ता को छोड़ो तो बात भी बनती है कि आप कॉन्फिडेंस ना ला पाओ, आपके MLA भाग जाएं, या MLA दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है दूसरा तैयार कर लें, या विंडो शॉप के तहत जो है दूसरी पार्टी में घुस जाएँ, तो चलो बनता है। आप कॉन्फिडेंस मोशन लूज कर दो, या राज्य में कोई जो है गड़बड़ चल रहा हो मामला, तो गवर्नर जो है विधानसभा को भंग कर दे। एक CM ये है जो का गवर्नर को एडवाइस देता है, उसके आधार पे जो है गवर्नर काम करता है। लेकिन अब CM को हुआ क्या? लगभग एक एक करके सारे CM जो है जेल जा रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का है, यानी कि संविधान की नैतिकता पे ये सवाल उठता है कि क्या CM को कोई इम्यूनिटी मिलनी चाहिए? जैसे प्रेसिडेंट, हमारे जो भारत के जो राष्ट्रपति है, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते हो पद पे रहते हुए। ऐसे जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर देश का प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदेश दे देता है, या उसके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल हो जाती है, या उसके खिलाफ कोई जो है ट्रायल चालू हो जाता है, तो कितना शर्म का बात है, कितना बड़ा मीडिया में जो है नाम फैलता है, बदनाम होता है एक देश का प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे CM जो है वो भी तो एक बड़ा तबका है। जैसे चीफ जस्टिस, आप किसी भी जज को गिरफ्तार करने से पहले या कोई ट्रायल चलाने से पहले आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। उसी प्रकार से CM का भी कुछ होना चाहिए। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मुद्दा जो है अपने देश में उभर रहा है।
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की अगर बात की जाए तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारा आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है, जबकि आर्टिकल 25 धर्म की बात करता है, धार्मिक जो है अपने धर्म को मानने की बात करता है। जैसे सबरीमाला मंदिर है, तो सबरीमाला मंदिर में धर्म के नाम पे आप कहो कि महिलाएं नहीं जाएंगी, जबकि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सबको इक्वलिटी है। तो जब आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो उस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 14 को चूज़ करेगा, और इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी कि संविधान के जो मूल हैं, जो संविधान के मूल तत्व हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये सर्वोच्च रहने चाहिए। संविधान की जो मोरलता है, जो मोरालिटी है, वो सर्वोच्च रहनी चाहिए, ये कहना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऊपर रहने चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से ही तो सीएम का निकला है, मतलब कि क्योंकि सीएम जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से आता है, चुन के आता है। अब एक सीएम को जो है जेल में डाल दे रहे, तो ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मुद्दा यहाँ पे उठता है। फिर अगला बात किया जाए तो अगला न्यूज़ जो है वो निकल के आ रहा है। यहाँ पे जो है आपके सामने कई सारे केस भी दे रखे हैं, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी थी, जिसमें कहा था कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आप कोई भी जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। फिर एसपी गुप्ता केस है, फर्स्ट जजेस केस जिसको कहते हो 1982 का, जिसमें भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो वायलेशन था उसको देखा गया था। नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मुद्दा देखने को मिला था। ऐसे तमाम चीज़ें हैं, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के बीच में जब भी कन्फ्लिक्ट होगा तो जो है सबसे पहले हम आर्टिकल 14 को लेंगे, क्योंकि आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है। धर्म की आज़ादी बाद में आएगी, पहले इक्वालिटी जैसी बड़ी वैल्यू को हम इन कंप्राइज शामिल करेंगे। अगला जो है डाटा निकल के आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ने रिलीज़ किया है कि 1957 से और 2019 तक का अगर आप देखोगे तो महिलाओं का जो वोट बैंक है वो काफ़ी बड़ा है। आप देख लीजिए, आपके सामने डेटा है 1957 में, जहाँ पे महिलाओं का डेटा कितना नीचे हुआ करता था, वो महिलाएं जो है कितना ऊपर उभर के आई हैं वोट डालने के मामले में। तो वुमेन कंटेस्टेंट जो हैं वो काफ़ी ऊपर आई हैं निकल करके, तो ये आपको जो है डेटा याद रखना चाहिए। अगला न्यूज़ निकल के आया है अडानी ग्रीन की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि अडानी जो है, अडानी जैसा कि आप नाम भी जानते होंगे, तमाम उन पे एलिगेशन लगते रहते हैं। अडानी एक बड़ा नाम हमारे देश का, और इन्होंने ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट गुजरात में बनाने जा रहे हैं। डेढ़ डेढ़ ट्रिलियन रुपए का ये सोलर पावर प्लांट होगा, और ये पावर प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा जो है गुजरात में बनने जा रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपको बताना मेरा मकसद था। अगला न्यूज़ की बात किया जाए तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण लगा था अभी अमेरिका पे। अमेरिका जैसे कई सारे देश हैं जहाँ पे सूर्य ग्रहण लगा था। तो मैं आपको बता दूँ सूर्य ग्रहण कई तरीके का होता है। जब चंद्रमा जो है वो सूरज और धरती के बीच में चंद्रमा पूरी तरीके से आ जाता है, यानी कि पूरी तरीके से सूरज को ढक लेता है, तो उसको हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा कुछ इस प्रकार से सूरज और धरती के बीच में आता है कि वो जो है उसकी जो आसपास की लेयर है, जिसको हम कोरोना कहते हैं सूरज का, वो धरती पे दिखता रहे, तो उसको हम एनुलर यानी कि एनुलर सूर्य ग्रहण कहते हैं, या एनुलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। जब आधा ढके सूरज को चंद्रमा, तो उसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है सोलर इक्लिप्स होता है। तो सोलर इक्लिप्स अभी जो है हाल ही में नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में देखने को मिला। सोलर इक्लिप्स की तीव्रता कितनी थी, ये कैसे नापा जाता है? तो ये नापा जाता है इस बात से कि चंद्रमा ने सूरज को कितना ढका। यही बताता है कि सूरज का जो सोलर इक्लिप्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या था। सोलर इक्लिप्स जो है वो लूनर इक्लिप्स के बाद होता है, यूजुअली 1 to 2 वीक के अंतर्गत होता है। और कितना डायमीटर सन का जो है सूरज के द्वारा चंद्रमा के द्वारा ढका गया, ये मैग्नीट्यूड बताता है कि सूर्य ग्रहण कितना भयानक था।
अगली न्यूज़ निकल के आ रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। इसने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ई विजिल ऐप। ये ई विजिल ऐप क्या है? तो ई विजिल ऐप को आप मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप रजिस्टर कीजिए, आपकी जो प्राइवेसी है उसको बिल्कुल सुरक्षित रखा जाएगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है। किस लिए बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है ताकि आप देखते हो कि जिस दिन जो है चुनाव आयोग ने अपनी तारीखें घोषित की इलेक्शन की, उसी दिन से हमारे देश में जो है आचार संहिता यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। लेकिन हम सभी जानते हैं आदर्श आचार संहिता एक लीगल नहीं है, यानी कि इसका अगर आप उल्लंघन कर देते हो तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये लीगली बाइंडेबल नहीं है। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक पोर्टल लॉन्च किया है ई विजिल नाम का। ये करेगा क्या? तो ये जो है ये करेगा कुछ नहीं, ये बस इतना करेगा कि इसमें आप किसी भी जगह पे अगर आपको लगता है कोई ऐसी घटना हो रही है जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन कर रही है, तो आप उसकी बस फ़ोटो वीडियो बना करके आप उस पर डाल दीजिए। और ऐसा ये चुनाव आयोग गारंटी दे रहा है कि आपकी शिकायत को हम 100 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे, 100 मिनट के अंदर अंदर। कैसे करेंगे? ये इनका पूरा सिस्टम है। ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी जो शिकायत है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके बाद टीम निकलती है आपकी जांच करने, और आपकी जो जानकारी है प्राइवेसी उसको गुप्त रखा जाता है, ऐसा ये कह रहे हैं। अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है हवाना सिंड्रोम। क्या है हवाना सिंड्रोम? तो मैं आपको बता दूं, हवाना सिंड्रोम दरअसल जो है ये कुछ नया नहीं है, बल्कि ये जो है एक घटना है। अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स एक बार अमेरिका गए थे। अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स एक बार क्यूबा गए थे। क्यूबा की राजधानी ही है हवाना। वहाँ पे उन्होंने देखा कि उन्होंने जो है रात में डर उनको लगा। क्या डर लगा? उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ अजीब तरीके की फीलिंग हो रही है, जैसे जैसे उन्हें लग रहा था कि उन्हें जो है कोई वेव आ रही है, उन्हें कानों में जो है डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वो कुछ थका थका फील कर रहे हैं, यानी कि कुछ जो है अजीबोगरीब हरकतें उनके रूम में देखने को मिल रही हैं। अंत में जब रिसर्च हुई तब वो पता लगाया गया, तो ये पाया गया, ऐसा एलिगेशन लगाया गया रूस के ऊपर कि रूस जो है और क्यूबा जो है वो क्यूबा में यूएस के ऑफिशियल्स ना जाएं, ब्यूरोक्रेट्स ना जाएं, इसलिए वहाँ पे कुछ वेव छोड़ी गई थी, यानी कि तरंगें छोड़ी गई थी कुछ फ्रिक्वेंसी की, जो तरंगें जो है उनके माइंड पे इफेक्ट डाल रही थी। इसके अलावा कुछ नहीं था। इसी को नाम दिया गया हवाना सिंड्रोम। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है WHO की तरफ से। हम सभी जानते हैं कि 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है WHO का स्थापना हुआ था। इसी के अवसर पे जैसा कि 7 अप्रैल अभी निकला है, WHO ने एक AI टूल लॉन्च किया है। चूँकि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है। ये AI का नाम है सरा। ये सरा क्या करेगी? ये सरा जो है, सरा से आप कोई भी बीमारी दुनिया की पूछ लीजिए, उसका ही जवाब दे देगी कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आज की दुनिया में जो है तमाम दवाएं ऐसी हैं जिन पे लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, फर्जी नकली सब दवाएं हैं। आप सरा से पूछिए, आपको जवाब बेहतरीन मिलेगा, ऐसा WHO कहता है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है अहमदाबाद की तरफ से। अहमदाबाद की जो PRL है उसने जो है कहा है कि एक टीम है लेड बाई PRL अहमदाबाद। उसने कहा है कि जुपिटर का एक मून है जिसका नाम है कैलिस्टो, वहाँ पे ओजोन का होना पाया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो नासा के द्वारा भेजा गया था, उसके द्वारा कुछ पता किया गया है कि ये नासा की फ़ोटो है, आप देख सकते हो। ये जो मून है ये किसका है? तो ये मून है जुपिटर का। जुपिटर के जो है टोटल 95 मून्स हैं, और टोटल 95 मून्स में से सबसे बड़ा है गैनीमेडे पूरे सोलर सिस्टम का। और गैनीमेडे के अलावा एक मून ऐसा भी है जुपिटर का जिसका नाम कैलिस्टो है, वहाँ पे ओजोन का पाया गया है। ओजोन का मतलब है कि वहाँ पे जीवन की संभावना हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, आपको जाननी चाहिए। मैं आपको बता दूँ हमारा पूरे सोलर सिस्टम में 145 मून सैटर्न के हैं, जो कि एक बड़ी बात है। और सबसे ज़्यादा मून अगर किसी के हैं तो वो सैटर्न के हैं, रिकॉर्ड 145 मून्स। अगर मून्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा मून है गैनीमेडे सोलर सिस्टम का। दूसरा टाइटन मून जो है सैटर्न का है, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मून है सोलर सिस्टम का। कैलिस्टो तीसरे नंबर का जो है सबसे बड़ा मून है सोलर सिस्टम का, जो कि जुपिटर का है। 145 मून्स हैं सैटर्न के। प्लूटो जो है, जिसको आप ड्वार्फ प्लैनेट कहते हो या बौना प्लैनेट कहते हो,
इसके 5 मूंस हैं, मैं आपको बता दूं। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक प्ली एक सुप्रीम कोर्ट के पास आई है। सरकारें ये कह रही हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है पैसा नहीं दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने राज्य का जो बोझ है उसको झेल सकें। आपको जैसा कि विदित होगा कि हमारी जो कर्नाटक है, कर्नाटक में अभी भारी सूखा देखने को मिला था और भारी सूखा की मार झेल रहा है कर्नाटक। कर्नाटक ने पैसे की डिमांड की कि ड्राट यानी कि सूखा राहत कुछ हमें दिया जाए सेंटर की ओर से, तो सेंटर जो है पैसा उसका रिलीज नहीं कर रहा है, जिसको लेकर कर्नाटक जो है सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। तो यही मुद्दा था। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है यूएई की तरफ से, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिनसे मोदी जी के काफ़ी अच्छे ताल्लुक़ हैं, आप जो है देखते भी रहते होंगे। मैं आपको बता दूं कि जो प्याज है, जो अनियन है, वो जो है उसका बैन लगा दिया गया था भारत सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले कि अब जो है प्याज कोई भी एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा विदेश में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है कमी है प्याज की। लेकिन अब चूंकि इंडिया के पास अच्छा खासा प्याज है, सरप्लस में है, इस सरप्लस में कहीं प्याज जो है, जो अनियन है जिसको हम कांदा कहते हैं महाराष्ट्र में, वो कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए जो है भारत ने यूएई को 1500 डॉलर का जो रेट चल रहा था, 1500 पर टन, यानी कि एक टन का कीमत है 1500 डॉलर यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है 1500 डॉलर प्रति टन रेट चल रहा है यूएई में। लेकिन भारत सरकार ने यूएई को 500 से $550 प्रति टन की लागत में बेच दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा जो है भारत में उठ के आ रहा है कि भारत सरकार ने इतना सस्ता कैसे बेच दिया प्याज, अनियन यूएई को। अब इससे होगा क्या कि हमारे किसानों को कम पैसा मिलेगा। अब ये पता नहीं हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करने वाली है। हालांकि अभी एक न्यूज़ और आई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये भ्रांति जो है, ये गलत बात उड़ाने की कोशिश मत करें जो हमारे जैसे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं। ये कहा गया है कि ये सब इन्फ्लेशन का है, वहाँ पे चीज़ें महंगी होती हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी की देखा जाए तो ऐसा कहना है भारत सरकार का। हालांकि मैं तो मानता हूँ कि ये बहुत सस्ता आपने बेचा है, चाहे जितना भी आप इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर पैरिटी लगा लीजिए। 1500 डॉलर प्रति टन का हिसाब का चीज़ आपने 500 डॉलर प्रति टन में बेच दिया यूनाइटेड अरब अमीरात को। भारत में बेचने बेचने का जो काम है, क्या बेचा जाएगा क्या नहीं बेचा जाएगा, ये गवर्न किया जाता है नेशनल कोऑपरेशन एक्सपोर्ट लिमिटेड NCEL के द्वारा। यह बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है रसिया की ओर से। तो चूँकि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर जैसा कि ख़त्म हुआ और अभी अभी एक रिपोर्ट निकल के आई है कि इस साल भारत ने 2023-24 में जो रसिया से इंपोर्ट किया है ऑयल, जो इंपोर्ट ऑयल किया है, वो 35% का राइज उसमें देखने को मिला है। यानी कि पहले जो है हमारा 23% इम्पोर्ट रसिया से होता था, लेकिन इस साल हमने रिकॉर्ड 35% इम्पोर्ट किया है रसिया से ऑयल का। तो ये ग्रोथ है। अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ओर से। दरअसल अगर अपने भारत में अगर बात की जाए विलेज पंचायत की इनकम के बारे में, तो हमारे देश में जितना घटिया सिस्टम है उतना शायद ही कहीं होगा। आप ज़रा आंकड़े उठा के देखिए, क्या आंकड़े मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप अगर इन आंकड़ों को उठाकर देखोगे तो आप ये देखिए कि हमारे देश में इनकम कितना दे रहा है एक विलेज पंचायत। सारा प्रधान ही लगता खा जा रहे हैं पैसा। आप अगर पूरे देश में उठाकर देखोगे तो जो ये ग्रीन वाले, जो ये ब्लू वाले जो आंकड़े हैं, ये 2022-23 के हैं, जबकि जो ऑरेंज वाले आंकड़े हैं ये 2021-22 के हैं इनकम के। तो विलेज पंचायत में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं से विलेज पंचायत ने इनकम दी है तो वो वेस्ट बंगाल है। उसका जो जो बार है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन वेस्ट बंगाल से भी ज़्यादा अगर किसी ने इनकम दी है तो वो है केरला। केरला में लोग पढ़े लिखे होते हैं, आगे मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। और बाकी आप सभी स्टेट का देख लीजिए, मतलब कितना खाऊ व्यक्ति पड़ा हुआ है हर स्टेट में। आप देख लीजिए कि केरला का ग्राफ इतना ऊंचा है, इनकम करके दे रहा है विलेज पंचायत, और जबकि जो वेस्ट बंगाल है वो भी अच्छा खासा इनकम दे रहा है। आप उत्तर प्रदेश का ग्राफ देख लीजिए, आप हरियाणा का देख लीजिए, कितना ग्राफ नीचे पड़ा हुआ है, यानी कि सारा पैसा विलेज पंचायत में खाया जा रहा है।
कितना शर्म की बात है। आपको ये आंकड़ा देखना चाहिए। ये जितनी पीपीटी मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ये पीपीटी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप उठा सकते हो, इसको पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो। अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है सुविधा पोर्टल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये अगली खबर फिर है, जिसमें सुविधा पोर्टल एक लॉन्च किया गया है, जिसमें जो है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको अगर कोई रैली करनी है, कुछ भी करनी है, उसकी परमिशन मांगने के लिए वो सुविधा पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि एक इक्वल प्लेइंग फील्ड सभी पार्टियों को इंश्योर की जा सके। और ये सुविधा पोर्टल बनाया गया है जिसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी परमिशन मांगेगी कि हम रैली करें या ना करें, ये सारा काम ट्रांसपेरेंट अब रखा जाएगा सुविधा पोर्टल के जरिए। अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है, अगला न्यूज़ निकल के जो आ रहा है वो आ रहा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने 2022 का आंकड़ा रिलीज किया है, जिसमें निकल के आया है कि पूरे दुनिया में बात की जाए तो भारत में जो डोपिंग के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि भारत में टोटल अगर इंडियन एथलीट की बात की जाए तो 3.26% एथलीट भारत के जो है डोपिंग का शिकार रहते हैं। डोपिंग का मतलब होता है कि वो एथलीट जो भागने या दौड़ने के लिए कुछ तरह के ड्रग्स का प्रयोग करते हैं ताकि अपनी एनर्जी को बढ़ा सकें, इलीगल तरीके से जो है ये काम हरकतें करते हैं, इसको हम डोपिंग कहते हैं। एक सर्वे किया गया, सैंपल लिया गया, उसमें ये पाया गया कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने पाया कि भारत में यदि सभी एथलीट की बात की जाए तो टोटल एथलीट में से 3.26% लोग जो है एथलीट्स इंडिया में डोपिंग करते हैं। यानी कि बेईमानी से जो है डोपिंग करके ये सारा काम हथकंडे अपनाते हैं और अपनी एनर्जी को गेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, इन सारी चीज़ों से। वहीं पे अगली न्यूज़ निकल के आ रही है टाटा की तरफ से। टाटा जो है गुजरात में एक जो है एक प्लांट खोलने वाला है, जिसमें वो जो है सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा। ये कोलैबोरेशन टाटा का होगा ताइवान के साथ। ताइवान का जो है पीएसएमसी के साथ ये कोलैबोरेशन है। गुजरात में ये जो है प्लांट बन के तैयार होगा, जहाँ पे सेमीकंडक्टर चिपें बनाई जाएंगी। कितनी, तो ये जो है 28 नैनोमीटर इसका जो है लक्ष्य है कि 28 नैनोमीटर की ये जो है सेमीकंडक्टर की चिप बनाएंगे, जो कि 2026 में लॉन्च होने को रेडी होंगी जा करके। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है सेमीकंडक्टर, मैं आपको बता दूं तो सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर जो है आपके जितने भी मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, गैजेट्स वगैरह होते हैं, उन सब में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में जो है सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। जितने भी प्रोसेसर होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा चीज़ है। सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सेमीकंडक्टर के जो है दो एलिमेंट होते हैं। 118 एलिमेंट टोटल केमिस्ट्री में होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है, मैं आपको बता दूं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और जर्मेनियम का बताना। तो चाइना जो है, इंडिया अपने सेमीकंडक्टर जो है उसके लिए निर्भर है चाइना से, ताइवान से, अमेरिका से, जापान से इंडिया जो है अपने उठाता है सेमीकंडक्टर। और भारत का लगभग $55 बिलियन का व्यापार हो, 55 बिलियन डॉलर का टर्नओवर सेमीकंडक्टर में हो सकता है 2026 तक। भारत सरकार बहुत प्रमोट करती है सेमीकंडक्टर, ताकि जो है भारत में ही सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चर होने लगे, जिससे मोबाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इंडिया में ही बनने लगेंगे। और हमारी जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, जो कर्नाटक है, उसको भी अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा। सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड जो है अमेरिका में है, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। वहीं पे अगर सिलिकॉन वैली जो है इंडिया की बेंगलोर है। सिलिकॉन वैली का मतलब है जहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनती हो। तो टाटा जो है अपना बनाने जा रहा है 28 नैनोमीटर का जो है चिप ये बनाएगा 2026 में। टाटा साइन कर लिया है, ताइवान की कोई कंपनी है NMPC जने क्या मैंने ऊपर बताई थी, उसके साथ साइन कर लिया है। पूरी दुनिया का अगर देखा जाए तो चाइना, ताइवान जो है सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करता है 22%। वहीं पे चाइना 22% के साथ चाइना भी 22%, 13% जापान, साउथ कोरिया 25%, साउथ ईस्ट एशिया 4%, यूरोप ये 8%, अमेरिका। तो ये जो है डेटा आपके सामने लिखा था। अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है भारत की ओर से। तो भारत का जो स्पेस एजेंसी इसरो है, वो कह रहा है कि हम जो है बहुत जल्द पूरे भारत में एटॉमिक क्लॉक्स को जो है डिप्लॉय करने वाले हैं। एटॉमिक क्लॉक्स क्या होती हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जितने भी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि आप कभी भी टाइम सेटिंग में जाते हो तो वहाँ पे आप GMT IST वगैरह सेलेक्ट करते हो, फिर आपका टाइम जो है काउंट होना मोबाइल में स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने जो है मोबाइल ख़रीदा, जब आप मोबाइल में बैटरी डाल के चालू करते हो तो आपका टाइम एक्यूरेट होता है ऑलरेडी पहले से, लेकिन कभी आपने सोचा ये टाइम आया कहाँ से आपके मोबाइल में एक्यूरेट? तो इसके पीछे कारण है कि हमारा जो आज का जो मोबाइल है, इसका जो टाइम है वो अमेरिका से कंट्रोल होता है। यानी कि अमेरिका का घड़ी हमारा मोबाइल में टाइम को सेट करती है। कितना दुखद घड़ी है कि मतलब ये जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, और ये जो है के अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ये सब काम देखती है टाइम एम से रिलेटेड। तो इसरो ने ये डिसीजन लिया है कि अब जो है इंडिया के पास अपना एटॉमिक क्लॉक होगा। एटॉमिक क्लॉक जो इंडिया का होगा वो रूबिडियम पे बेस्ड होगा, और एटॉमिक क्लॉक जो है लुसिन इसेन के द्वारा 1955 में पहली बार डेवलपमेंट किया गया था। एटॉमिक क्लॉक एकदम एक्यूरेट टाइम बताता है, मैं आपको बता दूं। और उसके बाद जब इस जैसे ही एटॉमिक क्लॉक इंडिया का, वैसे तो एटॉमिक क्लॉक इंडिया के दो जगह पर डिप्लॉयमेंट हैं, एक तो अहमदाबाद, दूसरा फरीदाबाद, लेकिन पूरे देश में होना चाहिए एटॉमिक क्लॉक, ताकि भारत का जो GPS सिस्टम है जिसका नाम नाविक है वो तो आने वाला है। यानी कि बहुत जल्द आप देखोगे अपने मोबाइल फ़ोन में कि आपका गूगल मैप गायब हो जाएगा, वो आपके मोबाइल फ़ोन में नाविक डाला जाएगा, जो भारत सरकार को ही बनाया गया GPS सिस्टम है जो काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाविक सिस्टम तो हमने बना लिया, लेकिन टाइम अब भी हम अमेरिका का ले रहे थे। तो भारत सरकार ने डिसीजन किया कि अब जो है इंडिया अपना स्वयं का एटॉमिक क्लॉक बनाए और अमेरिका पे हमें डिपेंडेंट ना होना पड़े। हमारे मोबाइल फ़ोन में नाविक सिस्टम हो और हमारे फ़ोन में जो है एक भारत का अपना एटॉमिक क्लॉक होना चाहिए, जहाँ से इंडिया के सारे मोबाइल फ़ोन का टाइम डिसाइड हो। समझ गए? अगला न्यूज़ की बात किया जाए तो अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है इसरो की ओर से। तो जैसा कि आप जानते हो डॉक्टर S सोमनाथ जो कि हमारे इसरो के चेयरमैन हैं, ये जो है लुधियाना में एक यूनिवर्सिटी थी किसी स्कूल की, उसमें विजिट करने गए थे। तो उन्होंने वहाँ पे कहा है कि चंद्रयान 4 मिशन जो हमारा है फर्दर स्पेस से के एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड जो हमारा चंद्रयान 4 है वो मिशन हमारा प्रोसेस में है और इस पर काम चल रहा है। तो ये जो है बात इन्होंने कही। अगला न्यूज़ निकल के आया है, न्यूज़ है नहीं दरअसल एक एडिटोरियल है। वो एडिटोरियल क्यों आया ये आप समझिए पहले। दरअसल हमारा एक कानून आने वाला है जिसका नाम है, कानून एक आ चुका है जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023, जिसका सेक्शन 9 ये कहता है कि आपको जो है, आप यदि एक वेबसाइट हो तो आपको किसी बच्चे को एक्सेस देने से पहले उसकी उम्र का वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है कि उसकी उम्र कितनी है। यानी कि आपको सबसे पहले पेरेंट्स से परमिशन मांगनी पड़ेगी कि हम इसको वेबसाइट को चलाने दें या ना दें। यदि 18 साल के ऊपर है तो आप पर बच्चे को चलाने दीजिए बिना पेरेंट की परमिशन के। यदि यह बच्चा 18 के नीचे है तो उसको पेरेंट की बिना परमिशन के आप अलाउ नहीं करोगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम जो है वेबसाइट चलाने जब जाएंगे एज ए बच्चा, तो हम वेबसाइट को पहले बताएं अपनी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, तब वेबसाइट हमको चलाने देगी। इससे तो हमारी जन्म तिथि चलेगी, हमारी डेट ऑफ बर्थ चलेगी, हमारा प्राइवेसी चला गया। तो इसके लिए एक सिस्टम ये निकला है टोकन बेस्ड सिस्टम। दरअसल ये क्रिप्टोग्राफी के आधारित है, क्रिप्टोग्राफी पे आधारित है, जिसमें क्या करोगे आप आधार से एक टोकन जनरेट करोगे, जिस टोकन में बस ये लिखा होगा कि आप 18 के नीचे हो कि ऊपर हो। वो टोकन जैसे आधार के द्वारा जनरेट होगा और जैसे ही आप उस वेबसाइट पे उस टोकन को वेरीफाई करोगे, तुरंत वो वेबसाइट समझ जाएगी कि ये जो व्यक्ति है वो 18 साल की ऊपर का उम्र का व्यक्ति है। तो ये टोकन बेस्ड सिस्टम आधार पे को जो है क्रिप्टोग्राफी के द्वारा को पूरा करने का कोशिश किया जा रहा है, जिससे आपकी प्राइवेसी जो है वो ब्रीच नहीं होगी और आप अपनी उम्र को बता सकते हो कि मैं 18 साल से नीचे हूँ या ऊपर हूँ विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी। और ये क्रिप्टोग्राफी यूज्ड जो टोकन है वो कहाँ से जनरेट होगी, तो ये आधार कार्ड से जनरेट होगी एक टोकन, जिसको आप वेरीफाई करके आप वेबसाइट को यूज कर सकते हो। आपको अपनी डेटा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगली न्यूज़ की बात की जाए, अगली न्यूज़ जो है बहुत भयंकर न्यूज़ निकल के आ रही है बोट की तरफ से। आप में से बहुत सारे लोग जो है बोट का ईयरफोन हेडफोन कभी ज़िंदगी में यूज़ किए होंगे।
हालांकि मैंने नहीं यूज़ किया है। और आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, वीडियो नहीं देखते हो। मेहनत को सलाम कीजिए, तो इस वीडियो को देखिए और आप इस चैनल को लाइक कीजिए और ठोक दीजिए जो भी मुझे कुछ सुनना उनना नहीं है, ताकि कुछ व्यू आए और तो हम भी जो है बोट का ले सकें। तो मजाक कर रहा था। तो ये बोट जो है, बोट ने जो है बहुत बड़ा डेटा, 7.5 मिलियन कस्टमर्स का डेटा डार्क वेब पे बेचा गया बोट का। तो एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बोट की ओर से। बोट इतनी बड़ी कंपनी ने 7.5 मिलियन इंडियन कस्टमर्स का डेटा बेच दिया डार्क वेब पे। ये खबर निकल के आई और जैसे ही निकल के आई कोहराम मच गया। तो क्या कहता है कानून? तो कानून ये कहता है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का ये कहता है कि जिसने भी डेटा ब्रीच किया जिस कंपनी ने, उस पर आप 250 करोड़ रुपए तक का पेनल्टी लगा सकते हो DPDP एक्ट के तहत। हालांकि हमारे यूज़र का डेटा बिका है, हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो फिलहाल अपना कोई काम का है नहीं। वैसे आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि आप अपना डेटा जो है, आप अपना जो ATM कार्ड या कोई भी डेटा जो है, आप अपना जो डेटा है वो डेटा फिड्यूसरी को मत दिया कीजिए। उसको परमानेंट, जैसे हम लोग नहीं सेव पासवर्ड कर देते हैं, सेव डेटा कर देते हैं, सेव्ड ATM कार्ड डिटेल कर देते हैं, ये घटिया हरकतें मत किया करो। काम किया करो, यूज़ किया करो, चलते बना करो। अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। दरअसल यहाँ पे एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है शराब को लेकर के। शराब 2 प्रकार की होती है, मैं आपको बता दूँ। एक शराब होती है टॉक्सिकेंट शराब, एक होती है इंटॉक्सिकेंट शराब। इंटॉक्सिकेंट शराब वो शराब होती है एथिल अल्कोहल, जो है इंसान को बीमार नहीं करती है और वो जहर नहीं इंसान के लिए कारक होती है। यानी कि वो शराब जिसको आप पी सकते हो वो इंटॉक्सिकेंट शराब होती है। इसको लेकर के जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। शराबें 2 प्रकार की मैंने बताई, एक जहरीली एक नॉन जहरीली। तो जो नॉन जहरीली शराब है यानी कि पीने वाली शराब है, इस पे जो एक्साइज ड्यूटी लगाने का जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा सकती है। दोनों को राइट है एक्साइज ड्यूटी लगाने का जो पीने वाली शराब होती है। लेकिन ये हमें कैसे पता चला? तो ये हमारी जो 7th शेड्यूल है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है, वो हमें इसके बारे में जानकारी देती है। वो कहती है कि स्टेट को भी जो है राइट है, सेंटर को भी राइट है। तो इसमें तो कोई बवाल नहीं मचना चाहिए। जैसे एंट्री 8 जो है वो स्टेट को पावर देती है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन पे जो ड्यूटी या टैक्स लगाया जाता है उसको एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। और अगर बात किया जाए जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है यानी कि जो जहरीली शराब है, उस पर टैक्स लगाने का किसका अधिकार है? तो वहाँ पे जो है मामला फंस चुका है। अब राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों लड़ रही हैं कि हम लगाएंगे, वो कह रहा है हम लगाएंगे। बात सिर्फ उसकी हुई थी पीने वाली शराब की। आप तो जो है जो राज्य हैं वो अब तो जहरीली शराब पे भी टैक्स लगाना चाहते हैं। तो अब मामला ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब देखते हैं जजमेंट क्या आता है। अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है नोबेल फिजिसिस्ट हिग्स की डेथ हो चुकी है, जिन्होंने जो है गॉड पार्टिकल की खोज की थी। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। दरअसल मैं आपको बता दूं कौन थे ये फिजिसिस्ट हिग्स और क्यों इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और क्या होता है गॉड पार्टिकल। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पूरी दुनिया जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। हमारी धरती की एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड किस पे करती है? तो अगर आपने थोड़ी सी भी जो है क्लास 9th में अगर आपने ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे फार्मूला है स्मॉल जी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यानी कि धरती की ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करती है Gm/r², यानी कि मास पे डिपेंड करती है। लेकिन सवाल ये है कि धरती का मास आया कहाँ से? तो धरती का मास आया धरती पे, धरती जिस पार्टिकल से मिलके बनी है वहाँ से मास आया। लेकिन सवाल ये पार्टिकल का मास कहाँ से आया? तो ये कहते हैं कि ये जो पार्टिकल का मास है, ये पार्टिकल का मास है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल से निकल के आया है। जैसे ये दरअसल बात थोड़ी सी क्वांटम फिजिक्स में हो रही है। आप ज़रा समझिए, क्वांटम फिजिक्स एक अलग फिजिक्स होती है जहाँ पे बातें एक साधारण जो फिजिक्स होती है उससे वितरित, उससे इतर बातें की जाती हैं। हमारी जो पार्टिकल हैं उनमें मास कहाँ से आया? तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी चीज़ का जो मास होता है
वो मास उसका इंडिपेंडेंट होता है। मैं आपको बता दूं वेट और मास में फ़र्क होता है। जैसे मेरा मास जो है वो इंडिपेंडेंट मेरा मास होगा और आपका भी मास जो है 10 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। जो आप उस पर नापते हो खड़े होकर के वो वेट होता है और वेट न्यूटन में नापा जाता है। यानी कि वेट मशीन से जो आप नापते हो न्यूटन में नापते हो, वो आपका धोखा है। जो आप 70 किलो कहते हो वो गलत है साइंटिस्ट की लैंग्वेज में। वो 70 न्यूटन है या 60 न्यूटन है। आपका रियल में वजन उसका 10 से भाग देने पे आता है। जैसे आप 70 किलो हो गए तो आपका मास 7 किलो होगा और वही आपका रियल है, बाकी तो धोखा है, सब आंखों का वहम है। तो इन्होंने गॉड पार्टिकल की खोज की थी, यानी कि उस पार्टिकल की खोज की थी जो एक महत्वपूर्ण घटक है पार्टिकल का। यानी कि पूरी दुनिया पार्टिकल से मिलकर बनी है और पार्टिकल भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसको इन्होंने एक नाम दिया गॉड पार्टिकल। ठीक है। और यही जो नोबेल फिजिसिस्ट थे हिग्स, इनकी हिग्स फील्ड भी है जिसमें ये पार्टिकल मूव करता है, जिसमें पार्टिकल जो है जन्म लेता है। तो ये जो इनकी थ्योरी थी, और जो ये थ्योरी इन्होंने जो हाइपोथेसिस थी ये 1964 में दी थी, जिसको ये वेरीफाई भी हुआ है 2013 में। और जब 2013 में जब वेरीफाई हुआ तो इनको नोबेल प्राइज़ मिल दिया गया और इनकी डेथ हो चुकी है अभी हाल ही में। चलिए अगले न्यूज़ जो है हम फोकस करते हैं। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है हेपेटाइटिस के ऊपर, और हेपेटाइटिस में पाया गया है कि भारत में अगर बात की जाए तो भारत में जो है हेपेटाइटिस के मरीज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, पर्टिकुलरली बी एंड सी इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस कई तरीके का होता है, लेकिन भारत में जो केसेस हैं वो बी और सी हेपेटाइटिस के ज़्यादा हैं। 50,000 न्यू हेपेटाइटिस बी केसेस एंड 1.4 लाख न्यू केसेस हेपेटाइटिस सी केसेस रिपोर्टेड इन 2023। हेपेटाइटिस इन्फेक्शन से जो है 1.23 लाख पीपल किल यानी कि मारे गए हैं 2022 में। यानी कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी एक बड़ी समस्या उभर रहा है भारत में। और ये होता कैसे है, तो ये जो है एक अशुद्ध खून के जो है ट्रांसफ्यूजन से होता है, जो माँ से बच्चे में हो सकता है। जैसे नीडल आप कभी कभी शेयर कर लेते हो एक से दूसरे की सुई। और हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज जो हैं भारत में उभर रहे हैं। 1.23 लाख मौतें होती हैं हेपेटाइटिस से भारत में। हेपेटाइटिस कई तरीके का होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। इसके बारे में जो है पूरा टेबल मैंने आपको दे रखा है, और आप ये जिस पीपीटी से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। मैं दोबारा बता देता हूँ। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है एक्यूस अलायंस की ओर से। एक्यूस अलायंस आपको मैं बता दूं कि ये अलायंस जो है वो काम करता है सिक्योरिटी एंड डिफेंस के इंटरेस्ट को लेकर के, एक कोऑपरेशन का काम करता है, यानी कि सबके बीच में सहयोग बनाने का काम करता है एक्यू अलायंस। और इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो जैसा कि इसका नाम ही है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 3 कंट्री एक्यूस अलायंस में आते हैं, जो सिक्योरिटी और जो है डिफेंस इंटरेस्ट को ध्यान में रख के एक कोऑपरेशन बनाने का काम करते हैं। अलायंस जो है वो टेक्नोलॉजी को लेकर बनाया गया है। अब इसमें बात चल रही है कि इसमें और सारे कंट्री भी अभी जोड़े जाएंगे और इसको अलायंस को एक्सपेंड किया जाएगा, क्योंकि इसमें चाइना और इंडिया अभी पार्ट नहीं है। देखते हैं कौन कंट्री इसमें जोड़ते हैं, वो तो बात भविष्य में भी पता चलेगी। फिलहाल मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो है आपके हो चुके हैं 43 मिनट, और यहाँ पे अगली न्यूज़ निकल के आ रही है ताइवान की ओर से। तो ताइवान जैसा कि आपको पता है इसकी राजधानी है ताइपेई, और ताइवान जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट माना जाता है, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता है या नहीं भी कहता है, क्योंकि अमेरिका कभी उसको अलग नहीं बताता है। तो जो ताइवान है वहाँ पे अभी बहुत तेज़ 7.4 तीव्रता का रिक्टर स्केल पे जो है अर्थक्वेक देखने को मिला। ताइवान की अगर बात की जाए तो ताइवान ऐसी जगह है, पनौती जगह पे पड़ता ही है, जिस कारण से बस यहाँ पे आता है तो जो अर्थक्वेक आता है, क्योंकि ये रिंग जो जो रिंग होती है जिसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं वहीं पे पड़ता है, और जो टेक्टोनिक प्लेट हैं उन्हीं पे ये जो है स्थित है, जिस कारणवश ताइवान में भूकंप ज़्यादा आते हैं। भूकंप की अगर इंडिया में बात की जाए, भूकंप जो है 2 वेवों के से आते हैं, एक पी वेव एक एस वेव। सिस्मिक वेव धरती के अंदर चलती हैं जिससे जो है भूकंप आता है, और सरफेस पे कुछ वेवें चलती हैं। धरती पे जो है डेंजर ज़्यादा होता है, जबकि धरती के नीचे जो वेवें चलती हैं उनसे डेंजर कम होता है। सबसे ज़्यादा डेंजर धरती के ऊपर वेव से होता है। सरफेस वेव 2 तरीके की होती हैं, लव वेव, रॉगले वेव।
अर्थक्वेक के नुकसान ये होते हैं कि ये जो है बहुत बड़ा दुखदाई चीज़ होती है, जिससे तमाम संपत्ति का नुकसान होता है, जान माल का खतरा रहता है। और इंडिया में जो है अर्थक्वेक अक्सर आते रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अर्थक्वेक था भुज में आया हुआ अर्थक्वेक, जिसमें कई लाखों लोगों की जान चली गई थी भारत में। इंडिया का जो भूकंप का जोन है वो 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है। इंडिया को जो भूकंप के हिसाब से 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है। सरकम देखिए, जो दुनिया में भूकंप की बात की जाए तो सरकम पैसिफिक बेल्ट में 81% भूकंप आते हैं। एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट में 17% भूकंप आते हैं। और मोस्टली जो भूकंप हैं वो ताइवान में आते रहते हैं। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो यहाँ पे अब कोई न्यूज़ नहीं बची है, वो दोबारा न्यूज़ मैंने रिपीट कर दिया था। तो न्यूज़ें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो एपिसोड है पसंद आया होगा। यदि आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे हमें तो हम बेहतरीन कंटेंट लेकर आ पाएंगे। आपके मैं सहयोग की जो है आशा करता हूँ। फिर कंटेंट पसंद आया तो कंटेंट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जल्दी मिलते हैं कोनो वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम की, भारत माता की जय।